Hello friend, we are dealing with chapter dimensional analysis. Okay, so until now we have finished methods of dimensional analysis, in which first method we studied is Rayleigh's method and later on Buckingham pi theorem or Buckingham pi method. Okay, so our chapter is dimensional analysis. ओके ये डायमेंशन एनालिसिस क्या है मैं आपको फिर से आज रिवाइज करूँगा और उसके बाद में मॉडल एनालिसिस पढ़ाऊँगा। तो सपोज हमें एक कार डिज़ाइन करनी है। ओके तो हम क्या बनेंगे, इस कार का एक कार की हम टेस्टिंग करेंगे। ओके तो उसमें हम कौन से पैरामीटर इस कार के वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करेंगे। जो जैसे एयर फ्लो होगी, इसके अपोजिट में उस एयर की वेलोसिटी कितनी है, कार की सपोज लेंथ कितनी है, क्योंकि इस लेंथ के ऊपर वो एयर फ्लो होगी ना, उस एयर का वेलोसिटी सपोज v है, उसकी डेंसिटी रो है और उसकी विस्कोसिटी म्यू है। ओके कार की लेंथ l है। तो अब हमें जब हम कोई मतलब स्टडी करते किसी चीज़ की डिज़ाइन के ऊपर, तो हम पहले उसका मॉडल बनाते हैं। ओके अब सपोज हमने कार का मॉडल बना लिया, तो हर बार क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास कितने 1 2 3 फिलहाल 4 पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर कांस्टेंट रख के बाकी 3 पैरामीटर हम चेंज करेंगे बराबर। अब वेलोसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट रखा, उसका हमने रो चेंज किया, म्यू चेंज किया, कार की लेंथ भी सपोज चेंज की, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली कार की लेंथ हमने कांस्टेंट रखी और बाकी ये तीनों पैरामीटर हमने चेंज किए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली कार की एयर की डेंसिटी हमने सेम रखी और बाकी सब चीज़ें चेंज कर दी, उसका परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। ये दिस इज़ नथिंग बट दी रिसर्च ऑन दिस मॉडल। ओके तो हमें ये एनालिसिस करने के लिए जितने डायमेंशंस ज़्यादा रहेंगे उतना हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कौन सा, जैसे एल को कांस्टेंट रखा बाकी चेंज किए, वी को कांस्टेंट रखा बाकी चेंज किए, तो चेंज करने के बाद उनका उसके ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है, इसका हम स्टडी करने वाले। तो जितने ज़्यादा पैरामीटर इन्वॉल्व रहेंगे स्टडी में, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा एक्सपेरिमेंट करने में। ओके और जितना ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट करने में जाएगा उतना ही उसकी कॉस्ट बढ़ेगी बराबर। तो हमें एनी हाउ उसकी कॉस्ट कम करनी है। कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं हम, हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट की टाइम कम करना है। एक्सपेरिमेंट का टाइम कब कम कर सकते हैं हम, जब हमारे पास कम पैरामीटर है। अब पैरामीटर तो हम रिमूव नहीं कर सकते बराबर है ना, तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस है। अगर हम आपके पास 20 पैरामीटर है, तो आप उन पैरामीटर को सपोज 5 ग्रुप्स में हमने उनको एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास सिर्फ 5 ही होंगे बराबर। अब फॉर एग्जांपल इसी केस में देखेंगे हम रो वी एल बाय म्यू, तो हमारे पास एक रेनॉल्ड नंबर नाम की टर्म है, जो आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। रेनॉल्ड नंबर क्या है, रो वी एल बाय म्यू। ओके ये चारों पैरामीटर इसमें, मतलब हम इसको सिर्फ रेनॉल्ड नंबर से ही रिप्लेस करेंगे। अब हम सिर्फ रेनॉल्ड नंबर चेंज करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इन 4 के कंपैरिजन में रेनॉल्ड नंबर के एक्सपेरिमेंट को कम टाइम लगेगा। मतलब हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर कम करना है, चेंज करना है, और वो है रेनॉल्ड नंबर बराबर। मतलब इन्हें हमें पैरामीटर कम करना है, उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। पैरामीटर हम मतलब हम एक स्पेसिफिक पैरामीटर के ग्रुप को अलग बनाएंगे, वो ग्रुप जैसा चेंज होगा उसका परफॉर्मेंस हम चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास अभी वी रो म्यू और एल था, वो चारों को चेंज करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने उसको रेनॉल्ड नंबर बना लिया। अब सिर्फ हमें रेनॉल्ड नंबर चेंज करना है, मतलब हमारे 4 के बजाय सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट होगा। इस तरह से हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कम कर लिए, तो टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कम हो गया और उसकी कॉस्ट भी कम हो गई। तो इसी को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आ गया। सपोज आपके पास अभी सपोज दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, अपने पास शिप है पानी में, शिप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें अगर 25 पैरामीटर इन्वॉल्व है अलग अलग, तो हमें 25 पैरामीटर कांस्टेंट रख के बाकी पैरामीटर को चेंज करके एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा बराबर। तो जैसे हमने रेनॉल्ड नंबर बनाया था, वैसे अगर हमने 5 अलग कोई भी रेनॉल्ड नंबर या प्रांडल नंबर, ऐसे इस 25 को अगर हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर लिए, तो हमारे पास सिर्फ 5 ही वेरिएबल होंगे, मतलब 5 ही वेरिएबल का हमें एक्सपेरिमेंट करना है।
तो इससे हमारा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कम हो गए, टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बचेगा, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बचेगा और उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और ये जो पैरामीटर्स को कम करना है, मतलब एक ग्रुप में फॉर्म करना है, तो उसके हमारे पास दो मेथड थी, रिलेज मेथड और बकिंघम पाई थ्योरम। तो रिलेज मेथड हमारे 3 पैरामीटर तक चलती है, जैसे पैरामीटर बढ़ेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो जितने ज़्यादा पैरामीटर उतना हम बकिंघम पाई थ्योरम यूज़ करते हैं कि ताकि हम उनको एक ग्रुप में बना सके। ओके, सो ये था डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें उसके एक्सपेरिमेंट कम करने होते हैं, हम अलग अलग पैरामीटर्स को एक ही ग्रुप में कंबाइन करेंगे, तो उसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो हम अभी हमने देखा मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस क्या था कि हम एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं। जैसे हमें अगर फॉर एग्जांपल हमें शिप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम शिप का छोटा सा मॉडल प्रोटोटाइप बनाएंगे। ओके, और जो भी एक्सपेरिमेंट है हम उस प्रोटोटाइप के ऊपर करेंगे। ओके, लेकिन ये कब कर सकते हो ये एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस? जब ये प्रोटोटाइप अपने बड़े बिग साइज, मतलब जो अपना एक्चुअल साइज का शिप है उसके साथ वो तो जो हम मॉडल प्रोटोटाइप ले रहे हैं शिप का, वो बड़े मॉडल के साथ में सिमिलर होना चाहिए। बराबर, ये हमारा ओरिजिनल शिप की साइज़ है, अरे सपोज छोटा सा प्रोटोटाइप है जिसे मॉडल कहेंगे, तो इसका ये और ये जब सिमिलर रहेंगे तभी हम इसके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। बराबर, तो जब ये सिमिलर रहेंगे तभी इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इसको एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसके लिए कौन सी सिमिलरिटी उन दोनों के बीच में होनी चाहिए? तो पहले तो वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर होना चाहिए। मतलब ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना मतलब ये छोटा शिप है और ये अपना बड़ा शिप है, तो इसकी जो लेंथ रहेगी और इसकी जो लेंथ रहेगी इसको मैं बोलूँगा मॉडल और ये प्रोटोटाइप। तो इन दोनों के लेंथ में एक फिक्स रेशो होना चाहिए कि सपोज इसका ये हाफ रेशो या 1/4 रेशो होना चाहिए इस टाइप में। जैसे LP/LM इसका एक फिक्स रेशो होना चाहिए। वही रेशो उसके हाइट को भी फॉलो करेगा और उसके विड्थ को भी फॉलो करेगा। समझ में आ गया? उन दोनों के लेंथ अगर सिमिलर होंगे तो उसी सिमिलरिटी में विड्थ और ब्रेड्थ भी सिमिलर होनी चाहिए, तभी हम इसके ऊपर कहे गए रिजल्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए LP/LM हैज़ फिक्स रेशो LR। जैसे LP/LM मॉडल प्रोटोटाइप ये अगर 4 है मतलब वो 1/4 है, छोटा है। ओके, और मॉडल हमेशा छोटा ही रहता है ऐसा नहीं बनेगा, मॉडल कभी कभी बड़ा भी रहता है। अगर कोई छोटी चीज़ आपको कार्बोरेटर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको बड़ा मॉडल लेना पड़ता है ताकि आपको मतलब सिंपली तरीके से आप उसको स्टडी कर पाए। जो छोटी चीज़ को आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका बड़ा मॉडल लेते और बड़े चीज़ को अगर डिज़ाइन करें तो उसका छोटा मॉडल लेते। क्लियर? तो इस तरह से उसके लेंथ का एक दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए ताकि उसको अपने आप बाकी सब चीज़ें रिलेशन में आती। जैसे कि उसका एरिया है तो उसका एरिया भी फिर अब इस हिसाब से एक फिक्स रिलेशन में आ जाएगा। उसका वॉल्यूम भी एक हिसाब से फिक्स रिलेशन में आ जाता है। क्लियर? तो जो एक्चुअल जो रहता है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं और जो उसका छोटा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं उसको मॉडल बनाते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ है काइनेमेटिक सिमिलरिटी। काइनेमेटिक सिमिलरिटी क्या रहती है? फॉर एग्जांपल ये अपना छोटा, एक मिनट, ये अपना मॉडल है और ये अपना बड़ा प्रोटोटाइप है। तो अगर मान लो आप ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं 1, तो इसका भी यही पॉइंट कंसिडर करेंगे 1। ओके, इस पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी है मॉडल की उतनी, और इस पॉइंट पे प्रोटोटाइप की जितनी वेलोसिटी वो भी एक फिक्स रेशो में आनी चाहिए। मतलब VP/VM एक फिक्स रेशो चाहिए। ओके, कौन सी? अगर ये पॉइंट पकड़ा तो यहाँ पर इसका रिलेवेंट पॉइंट पकड़ो, उसके ऊपर जो वेलोसिटी, एक्सलरेशन या जो भी चीज़ रहेंगी मूव होने वाली उसमें एक फिक्स रिलेशन रहना चाहिए। वेलोसिटी रहने दीजिए, एक्सलरेशन रहने दीजिए, जैसे लेंथ में था, तभी आप इसके रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ओके,
जैसे देखिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रोटोटाइप पे वेलोसिटी Vp1 था, उसी पॉइंट पे मॉडल की वेलोसिटी Vm है, तो एक उसका एक फिक्स रेशो चाहिए, उसे आप वेलोसिटी रेशो भी कह सकते हैं। तो फिर एक्सेलरेशन का भी वही रेशो आ जाएगा। तीसरी बात है डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी मतलब अपना जो ये मॉडल है और ये जो प्रोटोटाइप है, तो इनके जो फोर्सेस है या इसके ऊपर सपोज जो इनर्शिया फोर्स रहेगा या उतना इनर्शिया फोर्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आना चाहिए। मतलब इसके ऊपर जो इनर्शिया फोर्स रहे प्रोटोटाइप के ऊपर और जो मॉडल के ऊपर है उसका एक फिक्स रेशो रहना चाहिए। ओके, तभी आप इसके रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो आज हमने देखा मॉडल सिमिलरिटी, उसके पहले डायमेंशनल एनालिसिस देखा। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पैरामीटर कम करने होते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर हमें कम क्यों करने होते हैं? ताकि जितने कम पैरामीटर उतने कम एक्सपेरिमेंट, जितने कम एक्सपेरिमेंट उतने उसकी टाइम कम लगेगा उसको बनाने में, उसकी कॉस्ट कम हो जाएंगी डिज़ाइन करने में। ओके, और मॉडल एनालिसिस के लिए एक जो अपना एक्चुअल साइज का स्ट्रक्चर रहता है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं, और उसका जो हम स्टडी के लिए बनाएंगे मॉडल उसे मॉडल कहते हैं। अब इसका मैंने आपको एक शिप का एग्जांपल दिया, तो आप एरोप्लेन भी देख सकते हैं। अगर आपको एरोप्लेन डिज़ाइन करना है तो आप छोटा सा एरोप्लेन लेंगे। इसका और एक यूज़ है, अगर आपको डैम बनाना है बड़ा, तो एक छोटा टेबल साइज जितना डैम बनाते, उसके जो रिजल्ट है वो बड़े डैम के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये कब अप्लाई कर पाएंगे आप? जब ये सिमिलरिटी रहेंगी। फर्स्ट ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, मतलब उसमें क्या है, जो प्रोटोटाइप की लेंथ है और मॉडल की लेंथ है एक फिक्स रेशो के साथ जुड़े रहेंगे, उसी रेशो के साथ विड्थ और ब्रेड्थ भी जुड़े हुए रहेंगे। ओके, तभी आप, अगर वो सिमिलर है ज्योमेट्रिकली, तभी आप उसके रिलेशन बड़े प्रोटोटाइप को अप्लाई कर सकते हैं। काइनेमेटिक सिमिलरिटी मतलब जो भी वेलोसिटीज़ स्पेसिफिक पॉइंट पे मॉडल पे है वही प्रोटोटाइप पे रहेंगे, उसी एक फिक्स रेशो में। मतलब उसके वेलोसिटीज़ में भी एक फिक्स रेशो रहेगा, मतलब सिमिलर रहेगा। और डायनामिक सिमिलरिटी मतलब इसके ऊपर जितना फोर्स है, इसके ऊपर जितना फोर्स है उसी प्रोपोर्शन में मॉडल के ऊपर फोर्स रहेगा। मतलब मॉडल के ऊपर का फोर्स और प्रोटोटाइप के ऊपर के फोर्स एक फिक्स रेशो के साथ बंधे हुए रहेंगे। अगर ये तीनों सिमिलरिटीज़ हैं तो ही आप एक मॉडल को ये अपना शिप और ये बड़ा वाला एक्चुअल वाला, अगर ये ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक और डायनामिक सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में, तभी आप इस छोटे मॉडल पे किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे। कब? जब ये ज्योमेट्रिकली इसके साथ सिमिलर होगा, काइनेमेटिकली इसके साथ सिमिलर होगा और डायनामिकली इसके साथ सिमिलर होगा। मतलब उसके ज्योमेट्रिक और उसके वेलोसिटी एक्सेलरेशन और उसके फोर्स अगर प्रोपोर्शन में है इस छोटे के साथ में, तभी आप इस मॉडल के ऊपर के रिलेशन बड़े प्रोटोटाइप या एक्चुअल साइज को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसी तरह से बड़े बड़े चीज़ें डिज़ाइन होती है। तो ये होगा मॉडल एनालिसिस। इसके ऊपर आपको एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है 6 से 7 मार्क के लिए। तो आपको पूरी चीज़ें लिखनी है कि डायमेंशन एनालिसिस क्या रहता है और कैसे वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशनलेस नंबर।